प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हम जिन जिन बातों पर तज्ज़िया लेंगे उस पर बात कर लेते हैं। जरा पाक सऊदिया जो मुआहदा हुआ उस पर बात करेंगे। ये मुआहदा इससे पहले भी माजी में होते रहे हैं और मगर इस मुआहदे का नतीजा क्या निकलेगा इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी बताते चले कि यमन और सऊदी अरब इनके अपने कंसर्न्स है, आगे चलकर क्या ये मुआहदा रह पाएगा इस पर भी बात करेंगे। भारत सऊदी अरब का 5वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब की सरमायाकारी की। अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो सिचुएशन क्या बनेगी। एक और सवाल ये भी रखा है कि सिक्योरिटी जो मुआहदे हैं उससे हमारी मईशत पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि जो इस वक्त हमारे सऊदी अरब से इसके साथ जो सिक्योरिटी मुआहदा हुआ है इसके बाद हमारी मईशत पे क्या असर हो सकते हैं। बात इसमें भी करेंगे कि जो फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में पेश की गई है उसमें 14 वोट हासिल किए गए हैं, लेकिन 15वां जिसने नहीं दिया वो कौन था इस पे बात करेंगे। पिछले दिनों वर्जीनिया में एक फंड रेजिंग हुई, लेकिन इस हवाले से लोगों के जहनों में कुछ सवालात भी हैं। सो आज हम इसमें भी बात करेंगे कि काइंड हार्ट्स फाउंडेशन के बारे में कि आखिर क्या मामला है। कराची की अगर हम बात करें तो मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सऊदी अरब, यमन, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया से लोग सिंध इलाज कराने के लिए आते हैं। बात करेंगे लाजवाल इश्क एक शो की जो कि कंट्रोवर्शियल हो चुका है पाकिस्तान में। पंजाब हुकूमत की बात करें तो घरेलू सतह पर पाए जाने वाले जो तोते हैं उनका एक नया कानून मंजूर कर लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और अगर टाइम मिला तो जरूर हम बात करेंगे कि काफी लोगों ने इस बात की है कि क्या पाकिस्तान में अब पाकिस्तान रियासत जो है वो अपनी शहरी हुकूमत हो चुकी है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन हम तज्जिया लेने के लिए वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी साहब जो कि एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ये ज़ियारत थे उसके दौर में एक सिक्योरिटी मुआहदा मौजूद है जिसके तहत हरमैन शरीफैन का जो तहफ़्फ़ुज़ था वो पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ था। यमन जंग के दौरान भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि आप पर जब हमला होगा और आपकी सरहद के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर आप किसी पे कर देते हैं तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, जिसके बाद ये हुआ था कि थोड़ी-सी नाराज़गी भी हो गई थी। अब अगर हम यूँ थोड़ा-सा देखते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो सऊदी अरब की कुर्बत में इजाफा भी हो गया, उसके बाद से मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे मसाइल पैदा हुए लेकिन अब खासी हद तक बेहतर हो चुके हैं। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अब अगर पाकिस्तान सऊदीया मुआहदा जो ये है, इस तरह के मुआहदे माजी में भी हुए तो लेकिन इस मुआहदे का नतीजा क्या निकले? देखें, इसराइल के जो मुसलसल जो हमले के बाद जो है ना पूरी दुनिया का एक रुख चेंज हो गया है। इस्लामी ममालिक और कतर के ऊपर जब अटैक हुआ तो पूरी जो इस्लामी ममालिक थी वो हिल गई कि ये तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ऐसी जगह आप हमला कर सकते हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा बेस अमेरिका का मौजूद हो और वहां पर जब आप हमला कर सकते हैं वो भी आबादी के इलाके में जहां पे लोग रहते हैं तो फिर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो मेरा ख्याल है सऊदी अरब का एक बड़ा जबरदस्त और क्लियर मौक़िफ़ सामने आया है पाकिस्तान से दोस्ती का। और ये आपको भी पता है कि हमेशा बुरे वक्तों में सऊदी अरब ही पाकिस्तान के काम आया है और हर तरह से आया है। यस, पाकिस्तानियों की गलत हरकतों की वजह से सऊदी हकाम कुछ परेशान रहते थे, जो हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर फ्रॉडियों के अरब कंट्रीज में जो फ्रॉड होते हैं जो पाकिस्तानी करते हैं वो सब उसकी वजह से। लेकिन वो एक बहुत छोटा मसला है। अगर हम मुल्की सतह पर देखें तो मैं समझता हूँ कि अब सऊदी अरब को भी ये अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो कि सिर्फ सऊदी अरब को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता बल्कि दुनिया को बाकायदा वार्न कर सकता है कि डोंट डू इट एनीथिंग। मतलब उसने बड़ा क्लियर मैसेज दुनिया को दिया है। बेशक किसी भी पार्टी की, किसी भी सियासी पार्टी की कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन जब पाकिस्तान से छोड़ें आप, जब सऊदी अरब के खाना काबा और मदीने की बात करते हैं तो फिर तो हर शख्स जो है वो अपनी जान, माल, तन, मन सब के साथ जो है वो कुर्बान करने को तैयार होता है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरी दुनिया को, क्योंकि अब पाकिस्तान के फौज के लोग भी वहां पे डिप्लॉयड होंगे, वहां पर जाएंगे और वहां की जो चीजें हैं, वहां के जहाज हैं, वहां की एक पूरी, आपको पता है सऊदी अरब के पास कितना जबरदस्त किस्म का जो इक्विपमेंट है वो आप पहले भी करते थे, अब आप बाकायदा एक प्लानिंग के तहत करेंगे। आपके पास एक जबरदस्त किस्म का आपको एक देखें, ये जो चीजें दुनिया में हुई है ना, तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश और बहुत सारी जगहों पर,
उससे पाकिस्तान को ये फायदा हुआ है कि आज बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के करीब आए हैं, आज नेपाल के लोग पाकिस्तान के करीब आए हैं, श्रीलंका के लोग पाकिस्तान के करीब आए हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, पाकिस्तान से लोग वहां पे जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक जबरदस्त इकदाम है, और इसको हमें सिर्फ इस वक्त पॉजिटिव लेना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एंड मुमकिन ये भी है ना कि जब आप अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत से इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे ममालिक भी हैं जिनके कंसर्न्स है या जिनके अपने मफादात कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि अगर इस मुआहदे की हम बात करें तो इस मुआहदे की बहुत से लोगों को तकलीफ भी होगी। जैसे ईरान भी इसमें ठंडा तो नहीं रहेगा, यमन में हूसियों का मसला है, अगर अगर हम हूसी दोबारा सऊदी अरब में रॉकेट मारते हैं तो ये सीरियस कंसर्न होगा। इंडिया जो है वो खामोश नहीं रहेगा, उसके अपने कंसर्न्स हैं, सऊदी अरब के साथ है, उसकी जो पार्टनरशिप है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम एक तनी हुई रस्सी पे नहीं चल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता। इंडिया से जो भी ताल्लुकात हैं वो बिजनेस के हवाले से ताल्लुकात हैं, इसके अलावा नथिंग, जीरो नहीं, बिजनेस। मैं वो यही देखिए, मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि नहीं, भारत मैं सऊदी आपको अरब का 5वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है। मैं अच्छा, वही सऊदी आपको अरब बता रहा हूँ। भारत से सुने तो, डॉलर की सुने मैं यही सुने पूछ रही हूँ कि अगर आगे हम देखते हैं कि सबके कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं, सही का सबका, जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए कि भाई अपना इंसान को देखना चाहिए, हमारे मसाइल कहाँ हल हो रहे हैं, हमारे मफादात कहाँ पर है। तो अगर आपको लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है ऐसी, तो इस सिचुएशन क्या बनेगी? आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन नहीं बनेगी? देखिए, इंडिया की तो हिम्मत ही नहीं है, नहीं मतलब सर, ये आप ना ये तो नहीं तो। कह सकते हिम्मत नहीं, नहीं लेकिन नहीं मैं नहीं, कभी अब मैं सोचा तो देखें, सोचा कि अगर अगर हो जाए तो इंडिया, क्या होगा? सुने सुने सिंपल, अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान का साथ देने वाले कौन कौन से ममालिक आगे बढ़ेंगे। और इंडिया ने जो एक छोटा सा हमला किया जिसमें उनको जबरदस्त किस्म का नुकसान हुआ, दुनिया ने देखा, दुनिया ने डिसोन किया अमेरिका को, इंडिया को। और जिस तरह इवन क्रिकेट के मैच में उनके अपने लोग इंडिया से नाराज हुए, सिर्फ हाथ ना मिलाने पे। सोचे इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद भी इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और जो ट्रेड पार्टनर है ना सऊदी अरब, वो तमाम चीजें दूसरी ममालिक से खरीद सकता है। देखें, चाइना भी अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर भी उस हिसाब से, उस तरीके से चाइना को क्या कुछ ट्रंप ने नहीं कहा। ये सिर्फ एक मुल्कों के अंदर की वो होती है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त ये मुआहिदा मेरा ख्याल है कि तमाम ममालिक जो कि मुस्लिम हैं उनके लिए बहुत अहम है। और क्योंकि वो जो सऊदी अरब में है ना, वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। वो सब यही चाहेंगे कि इन चीजों को सेफ होना चाहिए फॉर एवर। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, और दुनिया को भी अंदाजा है। अगर आपने नेटो देखिए, सिंपल नेटो की 30 जो कंट्रीज हैं, 36 जो अभी हैं, वो आपस में है ना। अब सिर्फ यूक्रेन जा रहा था नेटो में, तो रशिया ने हमला कर दिया कि नहीं, नेटो के जाने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तो सर मेरा आगे ख्याल है कि हम आगे उम्मीद रखें कि अगर पाकिस्तान पे फर्ज करें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ज्यादा मसाइल तो इंडिया की तरफ से आते हैं और दुश्मन हमारा वही है और हम उसी के लिए बैठे होते हैं कि जी वो हमारा दुश्मन है। अगर फर्ज कीजिए वहां से कोई हमला होता है तो इस मरतबा मेरे ख्याल में सऊदी अरब मुकम्मल साथ देगा, और जिस तरह से पहलगाम हमले में कहा था कि जी दोनों को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दिया, तो इस तरह नहीं करेगा। ऑफ कोर्स नहीं करेगा, उसको अंदाजा हो गया है। कतर के हमले ने सब कुछ चेंज कर दिया है, सोच चेंज कर दी है लोगों की। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी मुआहदों से चले हमने कर लिया, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पर अगर हम आते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ फायदा हुआ, क्योंकि बाहर के मसाइल तो जो हल हो रहे हैं, लेकिन अंदर के मसाइल भी हल होने चाहिए। तो क्या हमारी मईशत के लिए कोई अच्छी खबर आएगी वहां से? बिल्कुल आने वाली है, आए थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ में अंदाजन क्या क्या होने वाला है? आप अभी पैसा ही इंतजार आएगा करें। जो कि अमीरों में बढ़ नहीं नहीं जाएगा, नहीं, और बहुत इन सारी चीजें बाकी होंगी। लोगों में आपके तवज्जो में बढ़ जाएगा, इनकी आपके नौकरी रुके भी हुए होगी तो काम भी आपके होगा। रुके हुए प्रोजेक्ट कंटिन्यू होंगे, और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लें। मैं अभी क्या वो करूं, जो मुझे इत्तलात आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छी वाइब्स रखनी चाहिए। अच्छी, वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो एक हर सांस के बाद दूसरे सांस की उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। तो उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान सही डगर पे इस वक्त जा रहा है। उसका ग्राफ नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा है। ठीक है सर। अमेरिका और इसराइल, मैं कम से कम पाकिस्तान में बैठ के तो ये कह सकती हूँ, आप शायद अमेरिका में बैठ के ना कह सकें, कि अमेरिका और इसराइल एक ही सिक्के के कुछ दो रुख लगते हैं। अब हुआ ये कि गजा में फौरी जंग बंदी की जब बात हुई है तो करारदाद वहां पर आई गई सलामती काउंसिल के, 15 में से 10 मुंतखब अरकान ने तो तैयार की थी और इसे 14 वोट मिले, लेकिन अमेरिका ने फिर छठी बार भी वीटो का इस्तेमाल किया, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसराइल का साथ दे दिया।
देखिए वो तो शुरू से ही साथ दे रहा है ना, मतलब उसमें किसी की कोई वो है नहीं, तो ये साथ जो है दूसरे ममालिक को भी नजर आ रहा है। अब आप ये देखें कि आप लोग कहें कि यार जर्मनी में लाखों लोग क्यों निकले गजा के लिए, या सॉरी यूरोप की मुख्तलिफ ममालिक में क्यों निकले हैं। तो अगर कहीं साथ देने वाले हैं तो कहीं साथ ना देने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से अगर एक दूसरे का सब साथ देते रहेंगे तो अमन कायम होगा। बहरहाल अगर सभी एक तो तरफ हो ट्रम्प जाएंगे की तो फिर अगर अमन मैं नहीं, फिर अगर लड़ाई होगी सिर्फ। सर बड़े अच्छी तरीके से आए, जो हमने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने उनको बड़े अच्छी भारी अक्सरियत से आए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मंथ उनके, ये दिन उनके पूरे होते रहे, आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे सिर्फ एक इसराइल की वजह से उनको बहुत खिफत का सामना करना पड़ा। खुद अपने ही मुल्क में उन्होंने बहुत से प्रोटेस्ट भी देख लिए, खुद अपने ही मुल्क में बहुत सारे मसाइल भी देख लिए, कुछ लोगों से उनकी बिगाड़ भी हो गई है, कुछ लिहाज से आप जैसे कतर की बात करें, जैसे अभी आप कह रहे थे कि वहां एक अच्छा अलायंस बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन पे से ट्रस्ट खत्म हुआ। तो आपको नहीं लगता कि दुनिया में सारी जगह पर आहिस्ता 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 अमेरिका जो है वो एक सिर्फ एक इसराइल की वजह से वो अपनी साख को खो रहा है, जो कि कभी थी उसकी, कम अज कम देखिए सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए जैसे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इमरान खान की जब हुकूमत आई तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हुए, ये हुआ। इसी तरह ट्रंप की जब हुकूमत आई तो ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, शायद हो सकता है वो इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है एक छवि छोड़ जाए। लेकिन हुकूमतें आती जाती रहती हैं। मेरा ख्याल है जो ट्रंप कर रहे हैं, 4 साल के बाद जो दूसरा आएगा प्रेसिडेंट, वो इन सब को थोड़ा सा वो करे। लेकिन जो इसराइल का साथ है वो अभी से नहीं है। जैसे समझ लें कि सऊदी अरब मैं आपकी बात काटूं तो इसका मतलब है कि जो बाइडन करके गए वो भी उनका नहीं था, जाती फैसले नहीं थे, वो भी एस्टैब्लिशमेंट कह लें या फिर आप कह लें कि आपके लॉ की बात कर लें, आपके जो आइन की बात कर लें, उसके तहत उन्होंने काम किया तो उन्होंने गलत नहीं किया। अब अगर ट्रम्प कर रहे हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है, या फिर आप कह लीजिए कि उनका जो एक मशहूर हो गए थे कि जी बड़ा ये जंग को नहीं मानते और जंग के लिए नहीं है, और लोगों ने बड़े वोट दिए थे, तो वो भी उनके लिहाज से मसाइल आ रहे हैं। तो आगे भी आपके सदूर जितने भी कोई प्रेसिडेंट है उसमें भी आपको यही लगता है कि यही पॉलिसी अगर रही तो आगे भी मसाइल भी यही रहेंगे, क्योंकि अवाम और आपका जो प्रेसिडेंट है वो एक पेज पे तो नजर नहीं आता, कम से कम इसराइल के लिहाज से। देखिए अमेरिका के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, तो ये तो इस बात की एक वो है कि यहाँ पर लोग हैं जो कि इस चीज के खिलाफ हैं, जंग के खिलाफ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कह सकती हैं कि जी उनको वोट दिए या उनको वोट नहीं दिए। यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट है। वो डजेंट मैटर, आप कुछ भी कर लें, रिपब्लिकन ने रिपब्लिकन को देना है, डेमोक्रेट ने डेमोक्रेट को देना है। स्विंग वोट जो हैं, जो कि ओवरसीज कह लें या इमिग्रेंट्स के कह लें, कि वो वोट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो जिस तरफ जाते हैं वो उस तरफ जीत जाता है। ट्रम्प जो है वो ओवरसीज या जो इमिग्रेंट्स के वोट से जीते हैं। आपको अंदाजा है मिशिगन में उन्होंने जो वादे किए थे कि जी मैं 2 जेंडर जो है वो उस पर वो करूंगा, और उन्होंने आते ही साथ पहली तकरीर में 2 जेंडर्स अनाउंस किया कि जनाब इस अमेरिका में 2 जेंडर रहते हैं, मेल और फीमेल, दैट्स इट। तो वो तमाम जो चीजें थी वो जो जो कि एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में थी, वो सब की चीजें रोक दी गई। और इससे मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों पे हम ट्रम्प की उंगली उठा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जहां तक जंग और इसका ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है कि अभी देखें कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से एक्ट करता है। अभी इजलास कल से शुरू होने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि इस दफा आपको कुछ ऐसी तकरीरें जरूर मिलेंगी जो कि आप फिर कहेंगे कि वाह 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 क्या जबरदस्त तकरीरें की हैं। चलें, सिर्फ तकरीरों की हद तक ही होगा या आगे कुछ होगा भी? क्योंकि देखिए क्योंकि मैं तो बहुत दूर बैठी हुई हूँ, लेकिन जब हम उनकी हम तकरीरें सुनते थे या उनका मैनिफेस्टो हमने देखा जो उन्होंने लोगों को दिखाया, उसमें तकरीरें देखिए होती है। जंग नहीं था ना, क्योंकि मैं अपना नहीं, पैसा ये मुल्कों के अमेरिका और डिसीजन होते भारत हैं। को। सुने, ये मुल्कों के डिसीजन होते हैं, तकरीरें तकरीरें ही रह जाती हैं। लेकिन बस हलचल लगती है दुनिया। शायद मेरा ख्याल है कि शायद अब इसकी आदी हो गई है कि कहीं कुछ हो ही रहा है मुस्तकिल, और शायद ये होता भी रहे। तो सर ये फिर हम पाकिस्तान को तो ना रोए ना कि जी पाकिस्तान में लोग जो है तो मैनिफेस्टो क्या होता है, फिर आने के बाद वो क्या करते हैं, और फिर उसके बाद आने के बाद जो वादे करते हैं वो पूरे भी नहीं होते, तो फिर हम पाकिस्तान को तो बुरा भला ना पाकिस्तान, वही देखें, फिर पाकिस्तान पे रोना धोना तो हम कहाँ कहाँ रोए, किस किस जगह रोए। अगर हम कुछ करंट हुकूमत पे कुछ कह देते हैं तो भी रोना धोना मच जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अगर रजी दादा कुछ कह देते हैं
तो उस पे दूसरा जो कौम परस्ती निकल कर आ जाती है, अलग सूबा नहीं सिंधु देश लोगों का जाग जाता है। तो ये क्या कहें, मतलब हर शाख पे वो कहते हैं ना उल्लू बैठा है, वो क्या था एक बड़ी अच्छी वो, तो पाकिस्तान सब पाकिस्तान में मसला सिर्फ ये कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो सच है, अगर आप सच कर रहे हैं तो वो बस झूठ है, अगर मैंने गलत किया है तो वो सही है और आप सही सही कर रहे हैं तो वो गलत है। मतलब तो अगर मैं एक हुकूमत में बैठा हूँ तो जर्नलिस्ट ने, एस्टैब्लिशमेंट सही है और अगर मैं इस हुकूमत में नहीं तो एस्टैब्लिशमेंट गलत है। आप ये गलत देखें कि मुंह से नहीं निकले होता हुए चंद अल्फाज जिस पे मादरत भी कर ली जर्नलिस्ट ने, लेकिन उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद उसको सख्त किस्म का हुआ। लेकिन लोगों को तो हकीकत पता है ना, आम लोगों को पता है कि वाकई जो वो कह रहे हैं वो सही है। अगर आप मुझे बता दें, आप कराची में रहती हैं, अगर आप लाड़काना में रहती तो आप कहती हैं कि लाड़काना दुनिया का 7वां बड़ा अजीम शहर है। नहीं, आज भी वो खंडर है। आज मुर्तजा उन्होंने वहाब तो कह रहे हैं, आज मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सऊदी अरब, यमन, कुवैत, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया से इलाज करने के लिए लोग सिंध आते हैं। जी बिल्कुल, उसने सही बात की और मैं इस चीज को इंडोर्स करूंगा कि ये बात हकीकत है कि वो अपने मुल्क में अपने लोगों से मिलने आते हैं और उसके बाद वो बीमार होके इन्हीं हॉस्पिटल में जाते हैं। तो बात तो उन्होंने सही की कि मैं विजिट करने जाऊं कराची और आपसे मिलने से पहले जो है मुझे डायरिया हो जाए और या तो मुझे कोई बीमारी हो जाए तो मैं जाऊंगा जिन्ना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल। तो अगर आप कहें कि आसिम सिद्दीकी अमेरिका से इलाज कराने सिंध में आए हैं तो सलूट, वो तो जब भी करते हैं उनको कराची के गड्ढे नजर नहीं आते। मैं समझता हूँ ताबिश का प्रोग्राम हंसना मना है, अगर आप देख लें उसने इतना जबरदस्त सिंध को कराची को वो किया है कि शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर इनके कारकुनान हैं, ये सिर्फ नाम के हैं, इन्होंने लिखा है पीपीपी एक्टिविस्ट। ये 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है इनकी यहाँ पर माशरे में, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हैं और ये अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। इनको गटर का ढकना जो है खुला नजर नहीं आता। वो कहते हैं नहीं जी ये तो रात को तो बंद था, ये सुबह हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हमने तो रोड बना दी थी। हमने तो वो देखे ना कितने मजे, जमात इस्लामी ने कितने मजे का एक वो स्लोगन बनाया कि वो शाहराह भुट्टो थी वो, उसके बाद जैसे ही वो टूट गई तो वो कौन सी वो नदी बन गई, कौन सी वो उसका नाम चेंज कर दिया गया उन्होंने। तो वो हर चीज, भुट्टो जिंदा है, आप जिंदा हैं, लगे रहे मुन्ना भाई। कराची के अंदर जो है वो रेंजर्स मौजूद है। इवन आखिर में कहूंगा अब हर ड्रामे में, तकरीबन हर ड्रामे में फोन स्नैचिंग दिखाई जाती है। हर ड्रामे में औरतों के साथ जो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो हो रहा है सिंध में। अब आज मैं कल एक जगह गया तो उन्होंने बताया लाहौर में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, किस तरह से सिटी सेफ सिटी कैमरे लगाए गए हैं। कहाँ हो तुम लोग, लाखों करोड़ों डॉलर ले रहे हो और उसके बाद काम तुम लोगों का ढेला है। फिर उस पे सोशल मीडिया पे अपने एक्टिविस्ट भेज देते हो कि नहीं जी ये झूठी खबर है, इसको जो है ये फला लोग हैं। यार मसला ये ना कि अगर यहाँ पर सही मायने में इलेक्शन हो, आवाम के वोट से आए तो आवाम की खिदमत भी करें, लेकिन जब आवाम के वोट से आना ही नहीं है, अगले और पिछले वोटों से आना ही नहीं है किसी ने, तो फिर बात खत्म है कि जी आपके वोटों से आता कौन है जो या जाता कौन है, वो जो लाते हैं वो जाते हैं। तो बस ठीक है, पाकिस्तान की हर का, चाहे वो पंजाब हो, आप खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सबका हाल आप यही देखेंगे। अब अगर मैं आपसे फ्लड की बात करूं तो फ्लड में लोग अब भी रो रहे हैं, अब भी हालात खराब हैं। एक जूस का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट, एक इस पे और उसके बाद मरीम नवाज की तस्वीर। तो ये मसाइल अगर आएंगे और इस तरह से चीज रहेंगी तो फिर तो आप सोचें हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। जब यहाँ कतरीना आया था अमेरिका के अंदर, अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, कितनी जबरदस्त इकोनॉमी है, क्या जबरदस्त हर चीज, 50 स्टेट हैं। एक स्टेट में सैलाब आया था तो वहां पे भी लोग 2-2 ढाई महीने स्टेडियम में रहे थे, वही 2 वक्त का खाना उनको मिलता था, पीने का मिल तो रहा था ना। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। मुझे आप बता दें कि सैलाब से कितने लोग खाना ना मिलने पे मर गए, सैलाब से कितने लोग पानी ना मिलने पर मर गए हैं, सैलाब से कितने लोग बीमारी से इलाज ना मिलने पे मर गए हैं। हम सिर्फ खबर बनाने के लिए एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो जो इतना बड़ा सैलाब आया, मतलब 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मोहतरमा क्या बात कर रही हैं आप, 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आप कह रही है कि सैलाब जब आया है तो कल जो है वो सब कुछ सही हो जाए। हजारों लोग यहाँ पे भी मरे हैं, अमेरिका के अंदर हर साल हजारों लोग जो है सैलाब से वो होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग मरते हैं।
आज एक पता नहीं चीज किस पूछूं चीज का आप आपसे लोग सोचते हैं, वो ऑफ सर, कोर्स सैलाब मैं आया, अभी मरेंगे लोग। बोलूंगी। अच्छा सुने, मैं एक चीज बताऊं, आप पूछो आप लोगों से, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान जब कोविड में कहते थे कि पूरी दुनिया में कोविड आया है, तब तो आपने इमरान खान को बख्शा नहीं। आपने नहीं, ये मईशत की तो कोई खराबी पे उसके ऊपर डाला, जस्टिफिकेशन नहीं हो, आदाब की अगर कोई खराबी पे उस गलत पर बात। डाला, अब नहीं, इमरान बीमारी खान उसको ने तो फैला, चीजें उसको सोचे, फैला, वो इमरान भी तो खान की पूरी तो अब दुनिया में बात ही आया नहीं है ना, करे ना, सबक तो जो है नहीं उनके आया कि फैसले थे पाकिस्तान अकेला वो नहीं है। आज मुल्क को कहाँ लेके चले गए। इमरान खान की तो बात ही नहीं करे ना, उन्होंने सिर्फ तो कर्जे सर मैं लिए तो बात अपने लिए। करूंगी ना, तो तो मैं मैं तो बात उस करूंगी, किस्से नून को लीग तो को भी मैं छोड़ दे, वो बोलूंगी। एक बुरा ख्वाब था पाकिस्तान के लिए इमरान खान, जो तो खत्म वो हो आप गया। कह रहे हैं ना, जो नून लीग क्या होगा वो कहेगा, पीटीआई वाले नहीं, पीटीआई वाले नवाज शरीफ को पीटीआई कहेंगे, वालों ने अगर तो आप नबी बात करेंगे। नाउजुबिल्ला उसको नबी बना के छोड़ना है, आप ये देखिएगा। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। तो वो आप आप कह रहे हैं आके ना, सियासत करें ना, आप आके अपनी तकरीरें झाड़ने लगते हैं। आप आए यहाँ पे पंजाब के अंदर, कैसे वो कानून पास हो गया कि जनाब वो एक परिंदा जो है आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों नहीं पंजाब पीटीआई या दूसरे लोगों ने उसकी अपोजिशन की? वो अभी आप किस्सा सुनाएंगी ना। मतलब स्टूपिड तस्वीरें फैसले कहाँ हुकूमत से, कर रही है, लेकिन अपोजिशन कहीं नजर नहीं आ रही। वो क्यों तकरीरों नजर में लगे आएगी? हुए हैं या जाके जी आपको हजूरों पता में है कि लगे हुए जब हैं। अगवा कर लिए जाते हैं तो क्या फायदा, जब अगवा कर लिए जाएं आपके यहाँ के सेनेटर्स, जब अगवा कर लिए तो जाएं फिर आपके छोड़े ना, सेनेटर बनने की फिर मेंबर, जरूरत क्या है तो अगर फिर आपको आपकी अगवा से सियासत डर कहाँ लगता है? है? है ही नहीं सियासत, फिर तो सेनेटर कह बने रहे नहीं हैं ना, फिर छोड़ दें। दूसरे सर को मौका दें लाजवाल अगर इश्क, आपको अगवा से डर लगता है, लाजवाल छोड़ दें। इश्क चले, लाजवाल इश्क एक शो है, उसका ट्रेलर भी जारी हुआ, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ सार्फिन इस मतलब वैसे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है सच्चे इश्क की तलाश। तो उसमें ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी ठीक है, देख लेना चाहिए था, कम से कम देख के तनकीद करना चाहिए था। पाकिस्तान में मीडिया की जो पैमरा है उसने तस्दीक की है कि इससे जो शो है ये लाजवाल इश्क, इसके मुतालिक शिकायत मौसूल हुई है। सो पैमरा का कहना है कि ये जो शो है ये ऑन एयर किसी भी लाइसेंस्ड जो कि प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि टेलीविजन चैनल्स जो हैं उस पर ये ऑन एयर नहीं जाएगा। तो वहां से तो हुआ बैन। अब ये उनका कहना ये है कि जी ये पहले भी मुख्तलिफ ममालिक में इसी मुख्तलिफ नामों से ये मकबूल रहा है, और जैसे टर्की में ये इश्क उदासी के नाम से था, बरतानवी प्रोग्राम जो था टू आई लव्स के नाम से था, मुख्तलिफ नामों के साथ साथ रहे। आयशा उमर जो इसकी होस्ट है वो कहती हैं कि लाजवाल इश्क को तुर्की की एक कंपनी ने बनाया है, हमारे कल्चर, रिवायात, उसूलों के दायरे में रहकर बनाया है। ये शो डेटिंग शो नहीं है, बल्कि ये एक दायमी इश्क के बारे में जो हमारे कल्चर में शादी कहलाता है, ये उस तरह का शो है। ये तो उल्लू आप क्या की कहेंगे? पट्टी हैं, मादरत के साथ। आयशा उमर, इनका कोई किरदार इनका पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। मादरत के साथ जिस तरीके का लिबास पहनकर ये आई हैं और ये कह रही हैं ये पाकिस्तान का कल्चर है, बिल्कुल नहीं। यस, आपके पास राइट है, आप यूट्यूब के लिए कोई भी वो बना सकती हैं। आप यूट्यूब पे न्यूड फिल्में भी बना सकती हैं, आप उस पर किसिंग दिखा सकते हैं, आप उस पर सब कुछ दिखा सकते हैं। नेटफ्लिक्स आपके पास है, आप सब लोग, पूरा पाकिस्तान नेटफ्लिक्स देखता है, तो कोई इसमें नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। आपके ऊपर बिल्कुल लोगों ने लानते, आपको जो गालियां पड़ी हैं, मैं समझता हूं कि बाइकआउट करना चाहिए। ये पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा नहीं है कि आप जिस तरीके से लिबास पहनकर आई हैं और कह रही हैं ये पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है, तो फिर लानत हो आप पर और आप जैसे तमाम उन लोगों पर। पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया के अंदर जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है, इवन अब मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेट होके वो हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब कुछ लोगों ने, जैसे जियो टीवी है, ARY है, या अब ग्रीन ने भी थोड़ा सा अपने ड्रामों में इंडियन लुक आना शुरू कर दिया है कि जनाब वो स्लो मोशन में आप कहाँ जा रहे हैं, फिर ढिन 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 मैं अपने मुल्क जा रहा हूं, फिर ढिन। यार कमान, जो पाकिस्तान के ड्रामे जिस हिसाब से वो हैं, आप अपने जो अपना पैशन है उसको क्यों छोड़ना है, क्यों कॉपी कर रहे हैं इंडियंस को? तो अगर आप इसी तरह इंडियंस को कॉपी करते रहे तो फिर तुर्की में जिस तरीके से होता है, मैं गया हूं तुर्की, वहां पर आपको शॉर्ट स्कर्ट में भी लड़की नजर आएगी और आपको साड़ी में भी नजर आएगी और आपको नकाब में भी नजर आएगी, क्योंकि वहां का लॉ एंड ऑर्डर शायद कहीं ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान से। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको शॉर्ट पहन के निकल जाए? नहीं, 98% इस्लामी मुल्क है। कहीं ना कहीं आपको अपनी बगैरती इस तरह नहीं दिखानी कि आप ये कहें कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। यस, आप वेस्टर्न कल्चर दिखाना चाहते हैं, आप बिग बॉस को कॉपी करना चाहते हैं, कैमरा दिखा के लोगों को एक दूसरे के अंदर गोद में बिठा के दिखाना चाहते हैं, उर्दू बोलते हुए सेक्स करते हुए दिखा सकते हैं लिहाफ के अंदर, तो दिखाएं, क्योंकि ये आपकी बगैरती है। आयशा उमर जो है, मेरी नजर में जो उनकी प्रीवियस जितनी भी चीजें आई हैं कि वो शो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जी
ठीक है। अच्छा, ये मैं पंजाब हुकूमत ने घरेलू सतह पर पाले जाने वाले तोतों के लिए एक नया बाकायदा कानून मंजूर किया है। हर तोते की रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपए मुकर्रर की गई है और घरों में तोते पालने वाले जो लाइसेंस याफ्ता जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए भी डीलर के तौर पर रजिस्टर्ड अपने आप को करना होगा और साथ में तोते और सिर्फ रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता जो डीलर्स हैं उनको ही फरोख्त किए जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अब आप घर में किसी भी उठाया कहीं से भी तोते उठा के, जो कि अमूमन पाले जाते थे, इस तरह से नहीं, सिर्फ ब्रीडर से ही आप खरीदेंगे, हुकूमत को भी आप पैसे देंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ ने ये कहा है कि क्योंकि ये नायाब होती जा रही है, इसकी नस्ल इस वजह से इसके इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम किया गया है। क्या अच्छा, कहते ये हैं आप? बड़ी अजीब खबर है कि वाइल्ड लाइफ ने कहा है ये तो ब्रीडिंग करते हैं, इनकी नस्ल कहाँ से होती है? और ये पाकिस्तान के अंदर आजाद घूमने वाले परिंदे नहीं है कि इनकी ब्रीडिंग खत्म हो रही है, क्योंकि आपने कोटा सिस्टम और जहालत और पैसे लेकर वाइल्ड लाइफ में लोग रखे हुए हैं जिनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई नॉलेज नहीं है, वो इस किस्म की पागलों वाली बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर छोटे जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने घर में 200-200 जोड़े रखे हुए हैं, 100 जोड़े रखे हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, फिर जाके ओपन मार्केट में बेचते हैं। मैं वो और तो आप ऑस्ट्रेलियन है ना, वो तो एक एक ऑस्ट्रेलियन कहलाते हैं, नहीं, मुख्तलिफ ब्रीड एक से। एक तोता खरीदते हैं। देखिए पाकिस्तान में कोई तोता मार नहीं रहा, ये वाइल्ड लाइफ वाले इतने गलीज किस्म के लोग हैं, ये बाकायदा परमिशन देते हैं लोगों को कि जो पाकिस्तान के जो टॉप के जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको मारने की परमिशन देते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं। ये तोते पे 1000 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बगैरतों को। मादरत के साथ अब ये लफ्ज हम इतना इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप लोग बगैर सोचे समझे, और आप ये लिख लें, ये आज नहीं तो कल ये कानून वापस लिया जाएगा, क्योंकि इससे एक आम आदमी, मैं और आप, आपके घर में बिल्ली पली होगी, आपके घर में एक तोता पला होगा, ठीक है, 10 मिलियन 240 मिलियन है, अगर 10 मिलियन के पास वो तोते या बिल्ली है, उससे इंसान को अपनी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का वो मिलता है, आप वो भी छीन रहे हैं। मेरे पास अगर 5 तोते हैं तो मैं 5000 रुपए दूंगा। शर्म आनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, इस किस्म के पागलों किस्म के। मतलब आपके पास कुछ नहीं है कि आप तोतों पर टैक्स लगा रहे हैं यार, मतलब इंसान बने यार, क्या बोलूं मैं अब इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, चले। अच्छा, एक बात हम जरा आखिर में करते चले, काइंड हार्ट्स फाउंडेशन, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आसिफ साहब। पिछले दिनों हुआ ये कि वर्जीनिया में इनके एक फंड रेजिंग हुई थी, लेकिन इस हवाले से लोगों के जहनों में कुछ सवालात भी पैदा हुए। मतलब आवाम को जरूर मेरे ख्याल में दिए जाएंगे कि असल में वो मसला क्या था या हुआ क्या था। देखें, ये कल एक एम्बेसी में मिलाद था, तो वहाँ एक मोहतरमा मिली जो कि खुद बहुत कंट्रोवर्शियल रही। उन्होंने ऐसे लोगों को स्टेज पर बुलाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के ISI के खिलाफ नारे लगाए, और बाकायदा मुर्दाबाद आसिम मुनीर के नारे लगाए। अमेरिका के अंदर बैठ के उनको स्टेज पे जब जगह दी जाती है, और इन मोहतरमा ने अपने 14 अगस्त के प्रोग्राम में स्टेज पर ये नारे लगवाए, तो इन मोहतरमा को मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मतलब आप इस किस्म की ऐसी हरकत करते हैं कि 14 अगस्त के प्रोग्राम में आप एंटी पाकिस्तान नारे लगाएं। शर्म आनी चाहिए आपको। फिर ये नी मोहतरमा ने मुझे कहा कि हमने फंड रेजिंग की थी, उसके बारे में आप तो नहीं लिखेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने रात को थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। आज सुबह मैंने जो फंड रेजिंग जो साहब थे, जो ओनर थे इस काइंड हार्ट के, उनसे मेरी बात हुई। ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि मैं, किसी ने ये ऑर्गेनाइज की थी, मुझे एज ए इन्वाइट किया था, लेकिन उनके शायद मतलब मैं आपको अगले हफ्ते थोड़ा सा बताऊंगा, पहले मैं उनसे मिल लूं एक दफा। वहां पर ऐसे लोगों को स्टेज पे जगह दी थी जो खुद कंट्रोवर्शियल हैं, जो खुद पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो खुद पाकिस्तान के फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाते हैं। और रूबी बिशारत ने भी इसमें वन ऑफ द पार्ट ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन मैं इसमें अभी आपको, इन्होंने जो भी फंड जमा किए, मेरे ख्याल है खर्चे निकाल के, जो फंड रेजिंग के $2-3 हज़ार के खर्चे होते हैं, वो निकाल के $14,000 इन्होंने जमा किए। शायद मेरा ख्याल है लोगों ने बताया था 1-1 लाख जमा हुआ है और ये हुआ है। तो लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने बिल्कुल 100% मुझे फोन के उस पर बताया कि ये हम करते हैं, और मैं उनसे मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपके कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या हैं, किस तरीके से हैं। कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं वन साइडेड सुनूं और मैं आके यहाँ पे बोल दूं कि जी वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, मेरी उनसे बात हुई है, वो बहुत नाइस है, और उन्होंने मुझे टेलीफोन पे जो है इस बात को मैं मुतमईन कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि यस, शायद स्टेज पे कुछ ऐसे लोग हों
लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर फंड रेजिंग करने वालों को कहूँगा कि आप स्टेज पे उन्हीं लोगों को जगह दें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो सियासी रहनुमा ना हों, जो पॉलिटिक्स ना करते हों, जो पाकिस्तान को ओवरसीज में बैठ के गालियां नहीं देते हों, उनको स्टेज पे हरगिज ना लाएं। जब आप लाएंगे तो मैं या मुझ जैसे और से जर्नलिस्ट आपको भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए चंदा ले रहे हैं। मैं और आप पाकिस्तान को चंदा दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए, पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन पे काम करने के लिए। आप नहीं कर सकते ऐसे कि जो पाकिस्तान से नफरत करता है, पाकिस्तान की फोर्सेस से नफरत करता है, उसको अपने स्टेज पे जगह दें और फंड रेजिंग लें। वो तो सिर्फ अपना नाम बना रहा है, लेकिन हमने बड़ी शटअप कॉल दी है। नाम अब उन लोगों का साइड में होता चला जा रहा है। लेकिन मैं फिर एक दफा यही कहूंगा कि खुदा के लिए अगर आप पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को स्टेज पे जगह दें, उनसे तकरीर करवाएं, उनसे स्पीचेस कराएं, ना कि एंटी पाकिस्तानी लोगों को जो है उनको स्क्रीन पे जगह दें। थैंक यू। ठीक है आसिफ साहब, लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट यही कहूंगा कि अमेरिका में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और जो पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम हमारा है, जिसमें पूरी दुनिया से जो है पाकिस्तानी ओवरसीज जर्नलिस्ट जो हैं उसका हिस्सा हैं, उन्होंने बड़ा खैर मकदम किया है सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस मुआहदे को। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो खुद सऊदी अरब में होते हैं और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने इस चीज़ को लिया, और इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन थे ही और बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान जो सऊदी अरब बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने जा रहा है जो आइंदा आपको नज़र आनी शुरू होंगी कि वो सिर्फ पैसे से नहीं वो होता, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेगा जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, वो कहते हैं ना कि एक जिस्म दो जान, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जान आपकी जान है ही सऊदी अरब में। हम वहाँ पर उम्रा करते हैं, हम वहाँ पर हज करते हैं, तो हम तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इकदाम है और नवाज शरीफ साहब की किस्मत बहुत अच्छी है कि ये सारे काम उनकी अम्ब्रेला में भी वो जाके मिले। मतलब मैं समझता हूँ कि ही इज वेरी लकी कि सारी चीज़ें जो हैं वो जब वजीर आज़म हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन तो आपको पता है किसकी काविशें, कौन करता है, पाकिस्तान कौन चलाता है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने जो मुस्तकिल कर रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, उनको सलाम है। करते रहे। हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी दुआ है कि पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी नौफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.